कानपुर देहात के अकबरपुर का एक गांव है आधू कमालपुर। ये कस्बे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी गांव में अजय कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटियां रितिका और रोहिका थी। बड़ी बेटी रितिका की शादी हो चुकी थी। अजय सेना में नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी होने की वजह से उन्हें अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनकी छोटी बेटी रोहिका काफी खूबसूरत थी। उसकी इस खूबसूरती में 4 चांद लगाता था उसका स्वभाव। रोहिका अत्यंत सौम्य और मृदुभाषी थी। वह तन-मन से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पढ़ने में भी तेज थी। इंटरमीडिएट करने के बाद वह डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पढ़ाई लिखाई और स्वभाव की वजह से वह माँ बाप की आंखों का तारा थी। अंकित भी रोहिका के गांव का रहने वाला था। उसके पिता राजेंद्र कुमार के पास खेती की ठीक ठाक जमीन थी, इसलिए वह गांव का संपन्न किसान था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी थी। संतानों में अंकित सबसे छोटा था। कस्बे से इंटरमीडिएट करके वह डिग्री कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। रोहिका और अंकित एक ही जाति के थे। उनके घर वालों में भी खूब पढ़ती थी, इसलिए अंकित रोहिका के घर पे बेरोक टोक आता जाता था। इसी आने जाने में रोहिका अंकित को भा गई। फिर तो कॉलेज आते जाते समय उसका पीछा करने लगा। अंकित रोहिका को अब तक चाहत भरी नजरों से ताकता रहता था, जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी। लेकिन रोहिका थी कि उसे भाव ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे अंकित के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। हर पल उसके दिल दिमाग में रोहिका ही छाई रहती थी। अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। रोहिका के करीब पहुंचने की तड़प जब अंकित के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह उसके घर कुछ ज्यादा ही आने जाने लगा। क्योंकि घर वालों में अच्छा तालमेल था, इसलिए उसके घर आने और रोहिका से बातें करने पर किसी को एतराज नहीं था। उसके घर आने पर अंकित भले ही बातें दूसरों से करता रहता था, लेकिन उसकी नजरें रोहिका पर ही टिकी रहती थी। अंकित की इस हरकत से जल्दी ही रोहिका ने उसके मन की बात भांप ली। अंकित के मन में अपने लिए चाहत देखकर रोहिका का मन भी विचलित हो उठा। अब वह भी उसके आने का इंतजार करने लगी। जब भी अंकित आता तो वह उसके आसपास ही मंडराती रहती थी। इस तरह दोनों ही एक दूसरे की नजदीकी पाने को बेचैन रहने लगे। अंकित की चाहत भरी नजरें रोहिका की नजरों से मिली तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। इससे अंकित समझ गया कि जो बात उसके मन में है वही रोहिका के मन में भी है, लेकिन वह दिल की बात रोहिका से कह नहीं पा रहा था। अंकित ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात रोहिका से कह सके। चाह को राह मिल ही जाती है। आखिर एक दिन अंकित को मौका मिल ही गया। उस दिन रोहिका को घर में अकेली पाकर अंकित ने कहा, रोहिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अपने मन की बात तुमसे कह दूं। बात ही कहनी है तो कह दो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। रोहिका आंखें नचाते हुए बोली। शायद उसे पता था कि वह क्या कहने वाला है। रोहिका, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। नजरें झुकाकर अंकित ने कहा, हर पल मेरी नजरों के सामने तुम्हारी सूरत नाचती रहती है। अंकित की बातें सुनकर रोहिका की धड़कनें बढ़ गई। शर्माते हुए उसने कहा, अंकित, जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच। कहकर अंकित ने रोहिका को अपनी बाहों में भरकर कहा, यही सुनने का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। रोहिका कॉलेज या कोचिंग जाने के बहाने घर से निकलती और अंकित से मिलने पहुंच जाती। अंकित उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कानपुर शहर चला जाता था, जहां दोनों फिल्में देखते, चिड़ियाघर या मोती झील घूमते और प्यार भरी बातें करते। कभी दोनों बिठूर पहुंच जाते, जहां गंगा में नौका विहार करते। ऐसे में ही दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए भविष्य के सपने देखने लगे थे। मन से मन मिला तो दोनों के तन मिलने में देर नहीं लगी। समय इसी तरह बीतता रहा और इसी के साथ रोहिका और अंकित का प्यार गहराता गया। उन्होंने लाख कोशिशें की कि उनके प्यार की जानकारी किसी को ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन रोहिका के चचेरे भाई रवि ने नहर के किनारे दोनों को इस हालत में देख लिया कि सारा मामला समझ में आ गया। उसने अपने परिवार की बेइज्जती महसूस की। तुरंत यह बात अपनी चाची सुनीता को बताकर चेतावनी देते हुए कहा, रोहिका और अंकित को समझा देना। अगर वे दोनों नहीं माने तो उन्हें मैं अपने ढंग से समझाऊंगा, तब बहुत महंगा पड़ेगा। रोहिका की हरकत पता चलने पर सुनीता सन्न रह गई। वो घर पर आई तो सुनीता ने बेटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, रोहिका, तुम पर तो मैं बहुत भरोसा करती थी, लेकिन तुमने तो अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया। अंकित के साथ तेरा क्या चक्कर है? मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। रोहिका ने दबी आवाज में कहा, तू क्या सोचती है कि तेरी बात पर मुझे विश्वास हो जाएगा? जो बात मैं कह रही हूँ उसे कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू अंकित से बिल्कुल नहीं मिलेगी और वह इस घर में कदम नहीं रखेगा।
आज के बाद तूने कोई हरकत की तो तेरा बाप और चचेरा भाई तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। सुनीता ने चेतावनी देते हुए कहा। माँ ने जो कहा वह सच था, इसलिए रोहिका ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ बड़बड़ाती रही और वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। माँ की चेतावनी से वो बुरी तरह डर गई थी। इसमें साफ था कि माँ उसके संबंधों को जान गई थी। अजय असम में तैनात थे। कुछ दिनों बाद जब वह छुट्टी पर घर आए तो सुनीता ने उन्हें बेटी की करतूत बता दी। अजय ने उसे जमकर डांटा। चूंकि बात इज्जत की थी इसलिए अजय ने अंकित को तो डांटा ही, उसके पिता राजेंद्र से भी उसकी शिकायत की। रोहिका पर अब तक कड़ी नजर रखी जाने लगी थी। उसका घर से निकलना भी लगभग बंद कर दिया गया था। अगर किसी जरूरी काम से कहीं जाना होता था तो माँ उसके साथ जाती थी। उसे अकेली कहीं नहीं जाने दिया जाता था। कहते हैं प्यार पर पहरा लगा दिया जाता है तो वह और बढ़ता है। शायद इसी से रोहिका और अंकित परेशान रहने लगे थे। दोनों एक दूसरे की एक झलक पाने को बेचैन रहते थे। रोहिका के प्यार में आंगट डूबा अंकित तरह तरह के अपमान भी बर्दाश्त कर रहा था। कुछ समय बाद सुनीता को लगा कि बेटी सुधर गई है और अंकित के प्यार का भूत उसके सिर से उतर गया है, तो उन्होंने उसे ढील दे दी। ढील मिलते ही रोहिका और अंकित की प्रेम कहानी एक बार फिर से शुरू हो गई। हाँ, अब मिलने में दोनों काफी सावधानी बरतते थे। तमाम सावधानी के बावजूद एक शाम रवि ने दोनों को एक साथ देख लिया। इस बार रवि आपा खो बैठा और अंकित के साथ मारपीट कर बैठा। घर आकर उसने नमक मिर्च लगाकर चाची से रोहिका की शिकायत की। गुस्से में सुनीता ने रोहिका को भला बुरा तो कहा ही, पिटाई भी कर दी। यही नहीं, उन्होंने फोन करके सारी बात पति को भी बता दी। अजय बेटी को लेकर परेशान हो उठा। उसे डर था कि कहीं रोहिका उसकी इज्जत पर दाग न लगा दे, इसलिए किसी तरह छुट्टी लेकर वह घर आ गए। उसने पत्नी सुनीता से इस गंभीर समस्या पर विचार किया। अंत में रोहिका का विवाह जल्द से जल्द करने का निर्णय लिया गया। दौड़ धूप करके उन्होंने रोहिका का विवाह औरैया में तय कर दिया और अपनी ड्यूटी पर चले गए। रोहिका को शादी तय होने की जानकारी मिली तो वह बेचैन हो उठी। किसी तरह इस बात की जानकारी अंकित को भी हो गई। एक दिन मौका मिलने पर वह रोहिका से मिला तो पहला सवाल ही किया, रोहिका, मैंने जो सुना है क्या वह सच है? हाँ अंकित, तुमने जो सुना है वह सच है। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं तुम्हें जितना प्यार पहले करती थी उतना ही आज भी करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, उसे निभाऊंगी। रोहिका की ये बातें सुनकर अंकित के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। अब तो उसका खाना पीना तक छूट गया। उसे न दिन में चैन मिल रहा था न रात में। रोहिका पर हर तरह से पाबंदी थी, इसलिए वह उससे मिल भी नहीं सकता था। फिर भी जब कभी मौका मिलता था तो वह फोन करके बात कर लेता था। रोहिका की परीक्षा शुरू हो गई, इसलिए उस पर लगी पाबंदी हटानी पड़ी। वह परीक्षा देने अकबरपुर डिग्री कॉलेज जाने लगी। परीक्षा के दौरान उसकी अंकित से मुलाकातें होने लगी, लेकिन मिलते हुए दोनों काफी सतर्क रहते थे। रोहिका का आखिरी पेपर था। उस दिन परीक्षा देकर वह अंकित से मिली। तब उसने उसे बताया कि कल उसके पापा असम से आ रहे हैं। उसे लगता है कि आते ही वह उसकी शादी की तारीख तय कर देंगे। इसके पहले वह किसी और की हो जाए, वह उससे कहीं और ले चले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अपनी जान दे देगी। इतना कहकर वह रोने लगी। रोहिका के गालों पर लुढ़ के आंसुओं को पोंछते हुए अंकित ने कहा, रोहिका, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हम कल ही सब छोड़ देंगे और तुम्हें लेकर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। इसके बाद दोनों ने घर छोड़ने की योजना बना डाली। उसी दिन योजना के तहत रोहिका ने अपने बैग में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक तथा कॉलेज का परिचय पत्र और मोबाइल फोन रखा और माँ से कॉलेज में जरूरी काम होने की बात कहकर घर से निकल पड़ी। सड़क पर अंकित उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके आते ही दोनों टेम्पो में बैठकर अकबरपुर आ गए। रोहिका को हल्का बुखार था और जी मिचला रहा था। अंकित उसे जिला अस्पताल ले गया और ओपीडी में पर्ची बनवाकर महिला डॉक्टर को दिखाया। महिला डॉक्टर ने कुछ दवाएं रोहिका के पर्चे पर लिख दी। दवा लेने के बाद रोहिका कुछ सामान्य हुई तो उसने कहा, अंकित, हम भागकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। कहीं मुसीबत में फंस गए तो बड़ी परेशानी होगी, इसलिए भागना ठीक नहीं है। भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। अंकित ने मायूस होकर कहा, एक रास्ता है। रोहिका बोली, क्या? घर वाले हमें साथ रहने नहीं देंगे और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम साथ जीवित भले ही नहीं रह सकते, लेकिन साथ मर तो सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो रोहिका। इसके बाद दोनों ने जीवन लीला समाप्त करने की योजना बना डाली। योजना के तहत रोहिका और अंकित अकबरपुर बाजार गए और वहां से 2 बोतल फिनाइल खरीदी। इसके बाद देर शाम दोनों जिला अस्पताल के पीछे बन रहे शिव के मकान पर पहुंचे। वहां वे आधी रात तक बातें करते रहे। इसके बाद एक एक बोतल फिनाइल पीकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेट गए। कुछ ही देर में फिनाइल ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो दोनों तड़पने लगे। कुछ देर तड़पने के बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।